बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 31। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवरराइडिंग की एग्जांपल, और उसमें हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी वो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाई थी C++ में, और उसमें ओवरराइडिंग इम्प्लीमेंट की थी। ओवरराइडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और ये काम सिर्फ हम C++ में नहीं बल्कि जावा अगर आप उसमें हम आगे काम करेंगे या C# में, तो जिस भी फ्रेमवर्क में आप काम करेंगे उसमें ओवरराइडिंग एक अहम फंक्शन समझा जाता है, और उसका यूज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस और उसकी हायरार्की के बारे में, और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। अभी तक हमने इनहेरिटेंस कवर की है C++ में, उसमें पब्लिक इनहेरिटेंस की बात की कि पब्लिक इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट होता है C++ में, और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी कवर की थी स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना के। तो आज हम आगे इनहेरिटेंस की जो एडवांस चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। We represent the classes involved in a inheritance relation in tree-like hierarchy। आपको याद होगा कि जब हम स्टार्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे इनहेरिटेंस की मैंने हायरार्की की बात की थी मॉडलिंग के अंदर। तो ये वही एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास एक क्लास है, मेन बेस क्लास, जिसको आप कहते हैं ग्रैंड पेरेंट क्लास है। ये इससे दो क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। अब ये दोनों इनहेरिट कर रही हैं इस क्लास से। यहाँ पे पेरेंट 1 की दो और ड्राइव्ड क्लासें हैं, यानी चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, ये पेरेंट 1 से इनहेरिट कर रही हैं। इसी तरह चाइल्ड 1 से मज़ीद कोई और चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक रूट से शुरू होता है। ये रूट हमारा ग्रैंड पेरेंट है और ये सिलसिला चलता हुआ लीव्स नोड्स तक जाएगा। अब इसकी डेप्थ कितनी होती है ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी ये ट्री उतना ज़्यादा डेप्थ में जाएगा और कॉम्प्लेक्स तरीन बनता चला जाएगा। तो ये बेसिकली आप ऐसे समझ लें, कोई सिंपल व्यू नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स व्यू है, और जहाँ पर ये हायरार्की की यानी बात आती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आपको याद होगा हमने डायमंड प्रॉब्लम का जिक्र किया था इस केस में, मल्टीपल इनहेरिटेंस में, वो भी इसमें चीज़ आ जाती है। डायरेक्ट बेस क्लास, ए डायरेक्ट बेस क्लास इज़ एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन ए ड्राइव क्लास हेडर विद कोलन। तो यहाँ पे अब ये C++ में कैसे इसको हमने सिंटैक्टिकली लिखना है, आपको पता है कि इनहेरिटेंस के लिए कोलन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास चाइल्ड 1 कोलन पब्लिक पेरेंट 1, यानी चाइल्ड 1 क्लास पेरेंट 1 से इनहेरिट कर रही है। तो इस तरीके से मैं उसको लिखूँगा। ऑफ कोर्स ये वही तरीका है जो हम पहले भी कवर कराए हैं। इनडायरेक्ट जो बेस क्लास है, एक तो डायरेक्ट बेस क्लास ये अभी हमने की है। डायरेक्ट बेस क्लास वो होगी कि दो क्लासेस हैं, उनमें से जो एक क्लास है वो बेस क्लास से अगर इनहेरिट हो रही है डायरेक्टली तो वो हमारी डायरेक्ट बेस क्लास होगी। एक हमने एग्जांपल अभी कवर की है इस डायग्राम में, देखें। अब ये जो है वो डायरेक्ट बेस क्लास है इन दोनों के दरमियान, लेकिन ये चाइल्ड 1 और ये ग्रैंड पेरेंट ये इनडायरेक्ट बेस क्लास है इसकी चाइल्ड 1 की जो डायरेक्ट बेस क्लास है वो पेरेंट 1 है, और इनडायरेक्ट बेस क्लास जो बनेगी इसकी वो ग्रैंड पेरेंट क्लास बनेगी। ऑफ कोर्स इसके मतलब हायरार्की से आपको ये चीज़ वाज़ेह हो रही है। Indirect base class is not explicitly listed in a derived class header with colon. It is inherited from the 2 or more levels up the hierarchy of inheritance. यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अभी हम डायरेक्ट बेस क्लास तो कॉलन से इनहेरिट कर लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बेस क्लास ऑटोमेटिकली बन जाती है अगर इस तरह की सिचुएशन हो, क्योंकि आप चाइल्ड 1 को पेरेंट से तो इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये तो कहीं नहीं लिखा कि चाइल्ड 1 को ग्रैंड पेरेंट से भी आप इनहेरिट कराएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो उससे इनहेरिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट 1 जो है वो इनहेरिट कर रही है हमारी ग्रैंड पेरेंट क्लास से। यहाँ पे अब यही चीज़ आपको नज़र आ रही है कि मैंने यहाँ पे क्लास बनाई ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद पेरेंट की क्लास बनाई,
जिसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट से, और एक चाइल्ड की क्लास बनाई जिसको मैं पेरेंट 1 से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो ये ग्रैंड पेरेंट जो है वो चाइल्ड 1 की इनडायरेक्ट बेस क्लास बन जाएगी। तो ये मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बेस क्लास या बेस इनिशियलाइजेशन कैसे होगी? द चाइल्ड कैन ओनली बी परफॉर्म द इनिशियलाइजेशन ऑफ द बेस क्लास थ्रू द बेस क्लास इनिशियलाइजेशन लिस्ट। आपको पता है कि हम बेस क्लास इनिशियलाइज़र लिस्ट के बारे में हम पहले पढ़ के आए हैं, उसी को यूज़ करके हम चाइल्ड क्लास को डायरेक्ट बेस क्लास के ज़रिए इनिशियलाइज लिस्ट करवाएंगे। एंड द चाइल्ड कैन नॉट बी परफॉर्म द इनिशियलाइजेशन ऑफ इनडायरेक्ट बेस क्लास थ्रू द बेस का क्लास इनिशियलाइजेशन। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ग्रैंड पेरेंट के अंदर जो डाटा मेंबर है वो जीपी डाटा है, और पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे देखें ग्रैंड पेरेंट, यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई, ये देखें ग्रैंड पेरेंट, इसका जीपी डाटा मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और ग्रैंड पेरेंट एक यानी दूसरा जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया इसको मैंने आई से इनिशियलाइज़ कर दिया, और ये प्रिंट का मेथड है। अब देखें मैंने इसके अब 2 कंस्ट्रक्टर लिखे हैं। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें गेट ये जीपी डाटा जो है मैं इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, और इसी तरह जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं आई से इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं पेरेंट क्लास बना रहा हूँ, तो पेरेंट क्लास में मैंने ये ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट करवाई है, और उसमें मैं एक पी डाटा मेंबर ले रहा हूँ, और उसके अंदर आप देखें कि पेरेंट 1 के साथ मैं ग्रैंड पेरेंट को इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ, लेकिन कोई इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है कि मैं इसमें नहीं दे सकता, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर वही बात आ जाती है प्राइवेसी की, प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे मैं अलबत्ता यहाँ पे ड्राइव क्लास का जो है वो मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस क्लास का हिस्सा है, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। अनदर एग्जांपल यहाँ पे अब देखें, एक और मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि चाइल्ड को मैंने पेरेंट से 1 से इनहेरिट करवाया, तो चाइल्ड क्लास के पेरेंट को मैं यहाँ पे यानी पेरेंट के साथ इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ, लेकिन चाइल्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैं ग्रैंड पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये एरर होगा। एरर क्यों होगा? अभी मैंने बताया आपको कि ड्राइव क्लास के अंदर मैं ना तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकता हूँ, ना तो ग्रैंड पेरेंट के क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। ये बात ठीक है, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है, लेकिन मैं उसकी जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं यानी उसके जो मेन डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकता। ओवरराइडिंग क्या है जी? अब इसके बारे में ओवरराइडिंग हम डिटेल से कवर कराए हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड द फंक्शन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट क्लास। तो चाइल्ड क्लास क्योंकि इनडायरेक्टली इनहेरिट कर रही है फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट क्लास, तो इसलिए चाइल्ड क्लास अपनी डायरेक्ट बेस क्लास के फंक्शंस को भी ओवरराइड कर सकती है, एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट क्लास यानी उसकी इनडायरेक्ट बेस क्लास की तमाम मेंबर फंक्शंस को भी ओवरराइड कर सकती है। तो ये क्योंकि इनहेरिटेंस है तो उसमें ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे देखें पिक्टोरियली आपको यहाँ पे शो किया है कि ग्रैंड पेरेंट क्लास के अंदर एक प्रिंट मेथड है, पेरेंट 1 इससे इनहेरिट कर रही है, तो ये प्रिंट मेथड यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है। अब क्योंकि पेरेंट 1 इससे इनहेरिट कर रही है और चाइल्ड 1 पेरेंट 1 से इनहेरिट कर रही है, तो चाइल्ड 1 इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट करेगी और उसका प्रिंट मेथड भी इनडायरेक्टली तौर पर ये ओवरराइड कर सकती है। एग्जाम्पल आप इसका कोड देख लें। कोड यहाँ पे देखें कि ग्रैंड पेरेंट क्लास का प्रिंट मेथड है, इसको मैंने जस्ट सी आउट स्टेटमेंट लिखी है और मैं ग्रैंड पेरेंट प्रिंट इसमें मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसी प्रिंट मेथड को ओवरराइड करके इसमें चाइल्ड के प्रिंट को यानी प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये अब आप देखें क्योंकि मैंने यहाँ ओवरराइडिंग कर ली है, तो अब चाइल्ड प्रिंट के अंदर मैं जब इसको प्रिंट करूँगा चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे शो होगा चाइल्ड 1 प्रिंट। तो यहाँ पे वही देखें मैं मेन प्रोग्राम में आया, यहाँ पे मैंने चाइल्ड 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने प्रिंट का मेथड कॉल किया और इस पेरेंट 1 पे प्रिंट का मेथड कॉल किया, ग्रैंड पेरेंट पे प्रिंट का मेथड कॉल हुआ। तो देखें सबसे पहले क्योंकि चाइल्ड 1 के ऑब्जेक्ट के ऊपर किया था तो वहाँ पे देखें प्रिंट शो हुआ उसका मैसेज, और
पेरेंट 1 के थ्रू जो प्रिंट का मेथड कॉल किया उसमें क्योंकि उसने ओवरराइड नहीं किया था तो ग्रैंड पेरेंट मैसेज शो हुआ, एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट ने तो वैसे ही शो किया हुआ था ग्रैंड पेरेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी आसानी से मैं ओवरराइड के ज़रिए ये इनहेरिटेंस को कवर कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, अब बात आती है कि कितनी तरह के इनहेरिटेंस हम जो है वो बना सकते हैं C++ में। एक तो हम कवर कराए हैं जो कि पब्लिक इनहेरिटेंस था, आगे हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस। ज़्यादातर पब्लिक ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपकी मजबूरी बन जाए कि मैंने प्रोटेक्टेड या प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ करनी है, लेकिन वो मैंने कहा है कि ख़ास सिचुएशन होगी जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपने ये समझना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। तो यूज़ द पब्लिक एंड प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड, यानी जहाँ पे आप देखें कि मैं एक क्लास दूसरी से इनहेरिट करता हूँ तो मैं कोलन लगा के आगे पब्लिक लिखता था, लेकिन क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस थी तो वहाँ पे मैं पब्लिक लिखता था। अगर मैं प्रोटेक्टेड करूँगा तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखूँगा, प्राइवेट इनहेरिटेंस करूँगा तो प्राइवेट लिखूँगा। यहाँ पे अब मेन जो पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे आप देखें कि मैं एक क्लास चाइल्ड बना रहा हूँ जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा हूँ और ये पब्लिक इनहेरिटेंस है। अब पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास के तमाम मेंबर्स जो होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, वो ड्राइव क्लास के भी पब्लिक मेंबर्स होंगे, सही है। और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं बेस क्लास के, वो ड्राइव क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं, और ये चीज़ हम देख आए हैं पिछली एग्जांपल्स में। लेकिन जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे वो बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स अगर हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं होते किसी भी सूरत में, ना तो ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, ना तो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, यानी क्लास से बाहर भी नहीं होते, तो वो हिडन होते हैं बेसिकली, यानी ड्राइव क्लास के अंदर। तो ये बात याद रहे, पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स ड्राइव क्लास के पब्लिक मेंबर्स होंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे, और प्राइवेट मेंबर्स हिडन होते हैं। जहाँ तक दूसरी जो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है उसको देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अगर आपने बनाई है तो उसमें बेस क्लास के तमाम पब्लिक मेंबर्स ड्राइव क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे, जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर एज वेल एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो हिडन रहेंगे। तो ये एक छोटा सा फ़र्क आ गया है कि पब्लिक मेंबर्स यहाँ पे इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो लास्ट पार्ट है वो हमारा प्राइवेट पेरेंट है। बेसिकली यानी प्राइवेट इनहेरिटेंस अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कोई वजह होगी उसकी, और उस केस में हमारे पब्लिक जो मेंबर्स होंगे वो ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट बन जाते हैं, और प्राइवेट मेंबर्स बेस क्लास के हिडन होते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं होते। तो ये बात आप ये इसको समझ आ गई होगी आपको इनकी एक्सेसिबिलिटी से। ये बेसिकली आपने याद रखना है, ये MCQs और दूसरे क्वेश्चंस के अंदर ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस की। इफ़ द यूज़र डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देन डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस इज़ प्राइवेट। अगर मैंने कोलन के बाद ये नहीं बताया कि पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट क्लास का नाम लिख दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट C++ का कंपाइलर उसको प्राइवेट इनहेरिटेंस कंसीडर करता है, यानी क्लास चाइल्ड कोलन प्राइवेट और पेरेंट इज़ इक्वलेंट टू। तो अब ये देखें ये दोनों बराबर हैं, यानी मैं अगर प्राइवेट का कीवर्ड लिखूं या ना लिखूं तो ये प्राइवेट ही कहलाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर मैंने कोई पब्लिक लिखना है तो वो मुझे मेंशन करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड भी मेंशन करना पड़ेगा। We use the private inheritance when we want to reuse the code of some class, यानी प्राइवेट इनहेरिटेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें कोई रीयूज़ करना हो कोड को, यानी बार बार, यानी उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनके बारे में। प्राइवेट इनहेरिटेंस इज़ यूज्ड टू मॉडल द इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम एक कलेक्शन की क्लास बना रहे हैं और कलेक्शन की क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर हैं, हमारे पास ऐड एलिमेंट है, सर्च एलिमेंट है, सर्च एलिमेंट अगेन एंड डिलीट। ये मतलब 4 फंक्शंस हम बना रहे हैं। पहले फंक्शन में हम यानी कलेक्शन में एक एलिमेंट ऐड करेंगे, यानी कलेक्शन को आप एक अरे समझ लें,
और सर्च में हम कोई हमें यानी नंबर बताएगा कि ये सर्च करो उसमें है या नहीं है। और सर्च एलिमेंट अगेन यानी मैं दोबारा अगर उस एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ तो तब ये मेथड कॉल होगा। फाइनली डिलीट एलिमेंट डिलीट करेगा। लेकिन ये तीनों की जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन है, यानी ये रिटर्न जो है या तो ट्रू करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। यानी अगर सर्च हो जाएगी, एलिमेंट मिल जाएगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता कलेक्शन में तो फॉल्स रिटर्न होगी। इसी तरह डिलीट और सर्च एलिमेंट अगेन में भी यही किस्सा है। If the element is not found in the collection, the function search element again will return false, and search element again find the second instance of the element in the collection। यानी दूसरा इंस्टेंस देखेंगे। फर्ज करें अगर 5 को मैं सर्च कर रहा हूँ तो मैं अगर ये देखता हूँ कि वो 5 उसमें है या नहीं है तो मुझे इसका आंसर ट्रू या फॉल्स की सूरत में मिलेगा। दोबारा मैं 5 को सर्च करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा तो मुझे मिल गया, क्या दूसरी दफ़ा भी है, तो उस वक्त ये दूसरा मेथड फायर होगा, ये सर्च एलिमेंट अगेन वाला मेथड। यहाँ पे अब देखें कि मैं वही एक क्लास सेट की बना रहा हूँ जो कि मैं प्राइवेट अब इनहेरिट करवा रहा हूँ कलेक्शन से। इसके कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं जिससे मुझे फ़िलहाल कोई गर्ज़ नहीं है। पब्लिक मेंबर्स में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे ऐड मेंबर मैंने इंटीजर इज़ मेंबर और डिलीट मेंबर के फंक्शंस दिए हैं। ऐड मेंबर और डिलीट मेंबर तो बेसिकली वही हैं जो बेस क्लास में भी थे। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं वाइड सेट ऐड मेंबर्स जो हैं कोई उसको इंटीजर पास कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इज़ ए मेंबर आई जो है वो है, अगर है तो इसको ऐड कर दो, मतलब अगर नहीं है यानी ये मेंबर पहले नहीं है तो उसको ऐड कर दो, अगर है तो फिर हम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल आएंगे। इस मेंबर के मेथड में अगर आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेंबर के मेथड में मैं यही चीज़ कर रहा हूँ कि ये यानी रिटर्न सर्च एलिमेंट, यानी सर्च एलिमेंट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अगर वो आइटम मुझे मिल गया तो वेल एंड गुड, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने ये डिस्कस किया है कि इनहेरिटेंस की एडवांस चीज़ें डिस्कस की, बेसिकली हायरार्की क्या होती है इनहेरिटेंस की, और इसके साथ साथ हमने इनहेरिटेंस की टाइप्स देखी हैं 3। पब्लिक तो हम पहले ही कवर कराए हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस देखी है, उनके एग्जांपल्स कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको नोट कर लिया होगा और बुक्स में भी आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है, उसमें कई एग्जांपल्स दी हुई हैं। हम भी इसकी आगे चंद लेक्चर्स के बाद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। तो लेक्चर अब मैं ख़त्म करता हूँ, अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।